हाँ जी, नमस्कार। स्कूल व्याख्याता के लिए, स्कूल लेक्चरर के लिए एक हमने इंडियन हिस्ट्री की फर्स्ट पेपर के लिए सीरीज हमने शुरू की थी। वो सब आप देख रहे हैं और आपके अच्छे फीडबैक भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए भी सीरीज हमने शुरू कर दी थी और ये सेशन हमारा आज का सेशन नंबर 2, यानी कि एक सेशन हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना और कार्यों को लेके हमने चर्चा की। और आज के सेशन में हम सिद्धांतों पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, तो वहां से आप कंप्लीट सीरीज को भी देख सकते हैं। ये हमारा स्कूल व्याख्याता का सिलेबस है जिसमें हम अभी कहाँ पर पहुंच गए हैं इस पर हमारी चर्चा चल रही है। और आज हम शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर हमारी बात रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों में दो हीरो है मेन, जिन पर आपको ध्यान देना है। एक का नाम है हेनरी फ्योल और दूसरा है F.W. टेलर। इनके सिद्धांतों पर हमें बात करनी है। ये दोनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा में। देखिए, मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों का हमने ये एक कंप्लीट वर्गीकरण कर दिया है अध्ययन और विचारधारा के आधार पर। जैसे परंपरागत सिद्धांत, फिर उसके बाद नव परंपरागत और फिर आधुनिक सिद्धांत। इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रशासनिक प्रबंध। ये जो कि किसने दिया है, प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत दिया है हेनरी फेयोल ने। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, किसने दिया, टेलर ने दिया, F.W. टेलर ने। हम दोस्तों पढ़ेंगे कंप्लीट, मैं छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ। बेसिक से टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर ये प्रश्न आए कि इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत और प्रशासनिक प्रबंध। और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी फेयोल के सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इसके सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक है, सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। और जैसे ये F.W. टेलर के सिद्धांत जो कि है वो प्रोडक्शन से संबंधित है, और एजुकेशनल मैनेजमेंट में प्रोडक्शन की कोई बात होती नहीं है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। पहले ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद आपकी कैपेसिटी बचे तो फिर हम कंप्लीट को कवर करेंगे। पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ आपको बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो ये एक रूपरेखा मैंने आपको समझा दी है कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे इससे पहले वाले सेशन में। पहले मैं आपको ये दो प्रश्न आपको दिखाना चाहता हूँ, जो अभी 2024 में जो स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका एग्जाम 25 में हुआ है, इसी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए, एक प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आप मुझे आंसर बताएंगे। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं, ये भी आरपीएससी ने हाल ही में पूछा है, 2025 में एग्जाम हुआ है। अब ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाले सेशन में। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है योजना बनाना, नीति बनाना, समीक्षा करना, और एक ऑप्शन है समन्वय करना। हिंदी में थोड़ी सी तकलीफ आती है तो ऑप्शन इंग्लिश में आप जरूर देखें, क्योंकि कुछ शब्द हमारे लिए इंग्लिश में आसान होते हैं, जैसे प्लानिंग हुआ, पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इस तरीके से आप इंग्लिश में भी ऑप्शन को पढ़ें। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये रहे चारों ऑप्शन। एक प्रश्न मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जो भी 2024 की भर्ती में पूछा गया है। शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। केवल आपको इनका अर्थ देखना है कि नियोजन का क्या मतलब होता है, निर्देशन, समन्वयन, संगठन। अब देखिए, नियोजन क्या होता है, प्लानिंग, योजना तैयार करना, योजना बनाना। अब ये चारों ऑप्शन आप देखिए। प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना, विभिन्न भागों को अंतर संवर्धित करना, किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना। यही तो है रूपरेखा बनाना, यानी कि नियोजन में क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। सही है क्या?
अब यहाँ पे देख लीजिए ए में 3, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन से कहानी इसमें समाप्त हो जाती है। तो केवल समझ से भी आप इस तरह के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। इसका आप मुझे सभी विद्यार्थी जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मैं टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूँ आज के हमारे शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ इससे पहले वाले सेशन में। सिद्धांतों पे बात करते हैं। सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि 2 हीरो है हमारे इस पूरे टॉपिक में। मुख्य जो किरदार है, एक का तो नाम आता है F.W. टेलर और दूसरा है हेनरी फेयोल। तो ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया है, खुद ने कार्य किया है, अनुभव किया है इन्होंने, और इन्होंने जो कार्य किए हैं, देखा है, उसके आधार पर इन्होंने क्या बनाए? सिद्धांत बनाए। तो सिद्धांतों का निर्माण कैसे हुआ है? प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। जो हमारे जो 2 नाम मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं, तो इन्होंने क्या किए हैं? प्रयोग किए हैं और सिद्धांतों का निर्माण किया है। और सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है? अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से भी तो होता है। तो इस प्रकार से सिद्धांतों का निर्माण होता है। एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब पीडीएफ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, और मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि पीडीएफ में मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। मैं आपको पूर्णतया संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। नोट्स में मैं आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी दूंगा। एनसीईआरटी में क्या क्या तथ्य हैं अलग से दूंगा। आप एप्लीकेशन पर जाके देखेंगे, कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करें, रजिस्टर करें। वहाँ पर सारी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे। एनसीईआरटी में क्या डेटा है, आरबीएससी का क्या है, वो टाइटल के साथ ही मैं अपलोड करूँगा। तो वहाँ पे आप सब कुछ आपके सामने रहेगा। हालांकि जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं उसमें सब कुछ मैंने ले लिया है, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं एनसीईआरटी आरबीएससी के पीडीएफ भी मैं अपलोड करूँगा, है ना। तो इसलिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस पर रजिस्टर ज़रूर करें। पीडीएफ का तरीका वही है, हर बार मैं बताता हूँ। फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करें, फिर टेस्ट सीरीज़ पे, फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट, और फिर वहीं पे एक फोल्डर मिलेगा कंटेंट में, यूट्यूब क्लास पीडीएफ, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लें। ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत, तो ये सबसे पहले हमने ये वर्गीकरण किया विचारधारा के आधार पर, अध्ययन की दृष्टि से। परंपरागत सिद्धांत, नव परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत सिद्धांत, जिसमें भी हमने 3 कैटेगरी बनाई है परंपरागत सिद्धांत में। पहली है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए, तो क्या कहेंगे? F.W. टेलर ने दिए। एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत देने वाला कौन था, तो नाम रहेगा हेनरी फेयोल। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो क्या कहेंगे? मैक्स वेबर। एक सवाल तो डायरेक्ट इनके नाम को लेकर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी। जो परंपरागत सिद्धांत है, इस समय में किस पे जोर दिया गया? भौतिक संसाधनों पे जोर दिया गया कि भी प्रबंध में जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है भौतिक संसाधन, कि हमें संसाधनों को किस प्रकार से जुटाना चाहिए, उनका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। परंपरागत जो सिद्धांत की जो विचारधारा है उसमें इस बात पे बल दिया गया। फिर उसके बाद आता है नव परंपरागत। अब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, समय के अनुसार चीजें बदलती रहती है, आप जानते हो। तो इसमें ये महसूस किया गया कि भी केवल भौतिक संसाधन ही पर्याप्त नहीं है, मानव का संबंध ये भी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इस मानव के संबंधों पे, मानव के व्यवहार पे बल दिया गया, किसमें? नव परंपरागत विचारधारा में। तो पूछा जाए आपसे मानव संबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एल्टन मेयो। वैसे ही मानव व्यवहार से संबंध कौन रखते हैं, जैसे चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मेरी फोलेट। चिंता मत करना, सब पर विस्तृत चर्चा रहेगी। बस मेरी शर्त एक ही है कि क्लासेस को आप पूरा सुने, स्किप नहीं करें। क्लासेस में लंबी नहीं लेता हूँ ज़्यादा, 30-40 मिनट की क्लासेस रहती है।
और मैं कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका भी टाइम कम वेस्ट हो और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचे। ये टॉपिक आसान नहीं है थोड़ा सा, तो इसको समझ के पढ़ना। नया टॉपिक है, मैं सब कुछ प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा, बस आप सुनते रहें। और एप्लीकेशन पे जो भी क्लास में पढ़ाऊँ उसका टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करते रहें, है ना। तो ये दो विचारधाराएं हमारी हो गई। फिर तीसरी है आधुनिक सिद्धांत, जिसमें प्रणाली व्यवस्था का सिद्धांत और आकस्मिकता का सिद्धांत, सब पर करेंगे चर्चा हम वन बाय वन। पहले इन पर हम चर्चा करेंगे। प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल पर हमारी सबसे पहली चर्चा रहेगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर इन सब में से आपको एक टॉपिक अगर करना है तो यही करना चाहिए आपको, हेनरी फ्योल। फिर इसके बाद हम करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, और फिर उसके बाद करेंगे बाकी के। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, पहले मैं फटाफट से उनको बता देता हूँ। डायरेक्ट पूछा जाए प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो क्या कहेंगे? हेनरी फ्योल। आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी फ्योल। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक टेलर साहब। नौकरशाही कहो, शाही कहो, या लाल फीता शाही कहो, इसके प्रतिपादक है मैक्स वेबर। वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, इनको आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने दिए, तो नाम रहेगा, जानते ही हैं आप। प्रबंध के 4 सिद्धांत किसने दिए? टेलर। ऐसे भी बन सकते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। उम्मीद है दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, समझाने का कुछ है नहीं। अब समझाएंगे हम आपको क्या, अब हमारी बातचीत चलेगी प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों पे, जो कि किसने दिए? हेनरी फ्योल ने दिए। अब थोड़ा सा इनका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्योंकि अभी हम आगे 14 सिद्धांत पढ़ेंगे, और 14 सिद्धांत में भी मैं आपको बताना चाहूँगा 3-4 सिद्धांत ही हैं समझने के, बाकी तो कॉमन सेंस के हैं। और कंफ्यूज कहाँ होगे, गलती कहाँ आप करोगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बस सुनते रहें आप मेरी बातों को। थोड़ा सा इन महोदय के बारे में समझ लेते हैं। कहाँ के रहने वाले थे ये? फ्रांस के रहने वाले थे। नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन पता होना चाहिए आपको, व्याख्याता की तैयारी आप कर रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी, क्या? कि सिद्धांतों का निर्माण कैसे? प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से, या ऑब्जर्वेशन से। ऐसे ही तो होता है सिद्धांतों का निर्माण। तो ये हेनरी फ्योल फ्रांस में क्या थे भाई साहब? ये थे खनन इंजीनियर। अब इन्होंने देखा सारा मैनेजमेंट और फिर सिद्धांत दिए। इनका क्या योगदान है साहब प्रबंध में? यही योगदान है कि इन्होंने 14 सिद्धांत दिए, जो कि अभी आगे हम कवर करेंगे। और इनके सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? प्रशासनिक है, क्योंकि इनके सिद्धांतों में हम प्रोडक्शन की बातें नहीं करेंगे, प्रशासनिक बातें हम करेंगे। तो इनके सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? प्रशासनिक है, ठीक है। आगे चलता हूँ। इन्हीं को प्रबंध का पिता भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और इन्होंने ही प्रबंध के कार्य बताए थे, क्या? POCCC। और ये क्या होते हैं? फर्स्ट नंबर के सेशन में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, तो दोबारा बात करने का कोई औचित्य है नहीं यहाँ पे। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं, पहले नंबर का सेशन देख लीजिए आप, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। POCCC का मतलब क्या है, पी का मीनिंग क्या है, कैसे है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना। आगे चलते हैं, सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत, यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और 2-4 ही है सिद्धांत काम के, बाकी तो आप देखते ही सोल्व कर दोगे, लेकिन वो 2-4 ही भारी पड़ते हैं। अभी समझ में आएगा आपको थोड़ी देर। पहला सिद्धांत दोस्तों, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत, सीक्वेंस की टेंशन मत लेना, ऐसे कोई सीक्वेंस से याद नहीं करना आपको कि भाई पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, ये आगे पीछे भी आप कर सकते हो। जैसे हमने पहला सिद्धांत लिख दिया, श्रम विभाजन का सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है क्या है श्रम विभाजन, कि कार्य को योग्यता के अनुसार बांट दो। कार्य को योग्यता के अनुसार बांटना,
ये क्या है? श्रम विभाजन का सिद्धांत है। भाई जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है, जिसका जिसमें परफेक्शन है, उस कार्य को उस व्यक्ति को दो, उससे रिजल्ट अच्छे आएंगे। यही है श्रम विभाजन का सिद्धांत। समझ गए? भाई आपकी योग्यता किस विषय में है, किस सब्जेक्ट में है, उसी के आप टीचर बनोगे। वही आपका सेकंड पेपर है, जैसे स्कूल व्याख्याता में ये आपका विषय है ज्योग्राफी, तो आप भूगोल पढ़ाओगे। समझ रहे हो? आपकी योग्यता के अनुसार आपको कार्य दिया जा रहा है, इसीलिए तो 2 पेपर होते हैं स्कूल व्याख्याता में। श्रम विभाजन का सिद्धांत, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि ये सिद्धांत इसने दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फेयोल ने नहीं दिया है या संबंधित नहीं है, तो इसलिए इनके नाम हमें पता होने चाहिए। सीक्वेंस का कोई इशू है नहीं। अब देखो साहब, जो ये श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया फेयोल साहब ने, इसी सिद्धांत को F.W. टेलर ने किस नाम से बताया? इसी को F.W. टेलर ने इसे विशिष्टीकरण के सिद्धांत के नाम से बताया। मतलब टेलर साहब ने कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन नाम अपने हिसाब से दिया। क्या नाम दिया? इसी सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया विशिष्टीकरण का सिद्धांत। आ गई बात समझ में? तो यह है श्रम विभाजन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप सेल्समैन की जॉब कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको कुछ अधिकार दे दी कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप इस रेंज में भी बेच सकते हो। मतलब कोई भी एक प्राइस रैंडमली सेट कर दिया, लेकिन फिर वो आपको एक जिम्मेदारी भी देगा फिर साथ में कि अगर इतनी कम प्राइस में बेच रहे हो तो फिर इतने प्रोडक्ट बिकने ही चाहिए, फिर उतने एफर्ट आपको लगाने हैं। तो साथ में दायित्व भी दे दिया ना भाई। अधिकार तो दे दिया कि 100 की जगह 80 में भी बेच सकते हो, लेकिन फिर भाई 20 प्रोडक्ट डेली के बिकने चाहिए। तो अधिकार के साथ दायित्व, ये दोनों साथ चलते हैं और साथ देना जरूरी है। केवल अधिकार ही दे दोगे तो फिर मिसयूज होगा, और दायित्व नहीं दोगे तो फिर वो इंसान भी लापरवाह होगा, मिसयूज करेगा अपने अधिकारों का। तो दोनों का तालमेल बिठाते हुए अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलने चाहिए। आगे बात समझ में? सिंपल सिंपल सी बात है। थर्ड नंबर पे आइए, अनुशासन का सिद्धांत। और इसमें भी क्या है? आत्म अनुशासन। क्या होता है? स्वेच्छा से नियमों की पालना। आसान भाषा में समझा देता हूं मैं आपको। क्या हम स्वेच्छा से नियमों की पालना करते हैं क्या? जैसे बाहर गए हम बाइक लेके, अब वहां पे देखा भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है रेड लाइट पे, तो आप देखते होंगे कि कई लोग क्रॉस करके चल जाते हैं कि भाई कौन काटेगा चालान। तो ये मतलब खुद को समझना चाहिए कि अनुशासन का पालन दंड देकर नहीं, कठोरता से नहीं, ये खुद को समझना होगा। बाध्यता नहीं होनी चाहिए, तब रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। समझ रहे हो? जैसे अब कर्मचारी के दृष्टिकोण से या हम टीचर के दृष्टिकोण से, व्याख्याता की दृष्टिकोण से बात कर ले। भी आपकी स्कूल खुलने का समय 10 बजे का है, तो अब आपको किसी को बोलना नहीं पड़े, आप समय पे स्कूल पहुंचो, स्कूल खोलो, बच्चों को पढ़ाओ। मतलब बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, खुद के अंदर से ये डेवलप होना चाहिए, तब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यही है अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए जैसे बस में हम सफ़र कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा ना कि बस में किस प्रकार से गंदगी फैला दी जाती है। कोई मूंगफली खा रहा है तो उसके छिलके भी वहीं पे, कोई गुटखा लगा रहे हैं तो उसको खा के वहीं पे फेंक देंगे। तो अब एक एक इंसान को थोड़ी बोलेगी सरकार की भाई स्वच्छता का ध्यान रखो, खुद को समझना पड़ेगा, अनुशासन से रहना पड़ेगा। आत्म अनुशासन, स्वेच्छा से नियमों की पालना, ये तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए साहब मैंने। एक है आदेश की एकता का सिद्धांत, और इसी के बाद है निर्देश की एकता। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं विद्यार्थी को, और इम्पोर्टेंट है। अब इसमें थोड़ा सा अब हमें समय लगेगा, समझना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश में भी मैंने लिखा है आदेश की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड, इंग्लिश में इसको कहते हैं। और निर्देश की एकता में क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहले आदेश की एकता को मैं समझाना चाहता हूं आपको आसान भाषा में। मेरे शब्दों को आप सुनना, यहाँ पे मैं हाईलाइट करते हुए बता देता हूँ आपको। जैसे एक समय में
कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो अर्थात वह उसके प्रति जवाबदेही हो। आसान भाषा में एक समझ लेते हैं हम इसको। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अब उसके मालिक है, दो भाई हैं, अब वहां पे कोई अकाउंटेंट है। अब बड़े भाई साहब जो बड़े बॉस हैं वो अकाउंटेंट को कुछ अलग बात कहते हैं, छोटे भाई साहब अकाउंटेंट को कि ये कार्य ऐसे होना चाहिए। आप समझ रहे हो? इसका सिद्धांत का, आदेश की एकता सिद्धांत का मंत्र क्या है? वन मैन वन ऑफिसर। कि मतलब एक आदमी के ऊपर एक ही अधिकारी होना चाहिए। अगर दो पांच अधिकारी होंगे तो बड़े बॉस अलग बात कह रहे हैं, फिर छोटे बॉस अलग बात कह रहे हैं, तो फिर वो क्या है, कर्मचारी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है आसान भाषा में। हम एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, सारी बातें आपको सब कुछ समझ में आई। एक समय में कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो अर्थात वह उसके प्रति जवाबदेही हो। मतलब भाई एक ही अधिकारी कर्मचारी को आदेश दे रहा है और कर्मचारी रेस्पॉन्सिबल है कि भाई ये मैंने काम कर दिया, ऐसे किया। वो कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करे अधिकारी तो। दोहरी अधीनस्था को रोकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भी एक से ज्यादा अगर अधिकारी किसी कर्मचारी के ऊपर है तो फिर वो दो के प्रति जवाबदेही होगी। वो अलग बात बोल रहा है, वो अलग बात बोल रहा है, कर्मचारी भी कंफ्यूज हो रहा है। तो ये इस प्रकार से दोहरी अधीनस्था को रोकता है। इसका मंत्र क्या हो गया? वन मैन वन ऑफिसर। ठीक है। कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित करता है ये। मतलब एक से अधिक अगर अधिकारी होंगे किसी कर्मचारी के ऊपर तो फिर वो कर्मचारी प्रभावित होगा, वो कंफ्यूज रहेगा, अपना कार्य बेहतर तरीके से वो नहीं कर पाएगा। तो ये कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पे प्रभावित करता है। एक कर्मचारी पर एक अधिकारी, बस ये बात आप समझ चुके हो। यही है आदेश की एकता, सिंपल सी बात है। कंफ्यूजन पता है कहाँ पे होता है? जब हम निर्देश की एकता पढ़ते हैं और ये हो जाते हैं दोनों मिक्स। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आसान भाषा में समझते हैं इसको, निर्देश की एकता को। इसका पहले मूल मंत्र पढ़िए आप। क्या लिखा है मैंने? वन मैन वन प्लान। जबकि पहले क्या था? वन मैन वन ऑफिसर। अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे तो वन मैन वन ऑफिसर है, यहाँ पे वन मैन वन प्लान है। इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। किताबों में बहुत कंफ्यूजन, लैंग्वेज कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को। जैसे देखिए, पहले इस लाइन को पढ़िए आप। एक कार्य या एक प्लानिंग के लिए एक अधिकारी होना चाहिए। वो उसकी एक योजना बनाए और उस योजना के अंतर्गत कर्मचारी कार्य करे। यही है निर्देश की एकता। कि भाई एक कोई भी कार्य है, कोई भी योजना है, उसको एक आदमी बनाए और उस कार्य को करने के लिए वही व्यक्ति क्या दे? दिशा निर्देश दे कि भी ऐसे करना है ताकि जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो पाए। एक ही काम की अलग अलग प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप? ये दो बातें ध्यान रखना आप, कि एक ही काम की अलग अलग प्लानिंग होगी तो फिर काम कैसे सफल होगा। और एक ही व्यक्ति योजना बनाए, ठीक है, और उस योजना के अंतर्गत कर्मचारी कार्य करे उसके दिशा निर्देश के अनुसार। मेन यहाँ पे फोकस किस पे करना है कि काम की क्या है, एक ही योजना होनी चाहिए, अलग अलग योजना नहीं होनी चाहिए। और उसमें क्या था आदेश की एकता में? यहाँ पे एक ही अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी तो यहाँ पे भी एक ही है, लेकिन योजना भी एक ही होनी चाहिए। समझ गए आप? अगर आप इस डायरेक्शन को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इस शब्द को। आपको लगेगा कि आदेश की एकता है, यहाँ पे एक अधिकारी है और साथ में एक ही योजना है और उसी योजना के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को काम करना है। आगे बात समझ में? हमें पूरा एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं की एक ही योजना होनी चाहिए। इसीलिए तो क्या बोला है? वन मैन वन प्लान। कार्यों की अनदेखी को रोकता है ये। भाई तुम अलग अलग योजनाएं बनाओगे तो फिर कार्य में डिले होता है। ये कार्य की अनदेखी को रोकता है। और वहां पे क्या था आदेश की एकता में? दोहरी अधीनस्था को रोकता है। कंपेयर करते हुए पढ़ो तब समझ में आएगा।
दोहरी अधीनस्थता को रोकता है, यहाँ पे क्या है, कार्यों की अनदेखी को रोकता है। यहाँ पे क्या है, वन मैन वन ऑफिसर है, जबकि यहाँ पे वन मैन वन प्लान है निर्देश की एकता में। ये संगठन को प्रभावित करता है, भी काम डिले होगा तो संगठन प्रभावित होगा, जबकि वहां पे आदेश की एकता में कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हो रहा था। भाई दो तीन बॉस बैठे हुए हैं, कभी वो बोले कभी वो बोले कभी वो गुस्सा करे, समझ गए आप, दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ो। एक कार्य योजना पर आधारित ये है निर्देश की एकता। बाकी ये आसान लैंग्वेज में मैंने आगे और लिख दिया है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, आदेश की एकता निर्देश की एकता, तो आपको समझ में आएगा। और बाकी फिर कॉन्फिडेंस आपको आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। तो टेस्ट आप जरूर लगाएं, कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए आप, मात्र नॉमिनल चार्ज पर आप पीडीएफ भी प्राप्त करेंगे, और ये जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक है ना, ये जितने भी हैं सबके टेस्ट मिलेंगे आपको एप्लीकेशन मात्र 50 रुपये के शुल्क में। तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें आप आज ही, ठीक है। आइए सर, तो कितने हो गए हमारे सिद्धांत, निर्देश की एकता तक हो गया। अब आ जाओ छठे नंबर पे, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। क्या होता है केंद्रीकरण, अधिकारों का केंद्रीकृत होना, और विकेंद्रीकरण क्या होता है, अधिकारों का बिखराव। आसान भाषा में समझो, जैसे हमारी घर फैमिली की हम बात करें, आज के थोड़े समय पहले जाओ आप, 10 20 30 साल पहले की बात करें हम, 10 20 25 साल पहले, तो आपने देखा होगा कि घर के मुखिया के पास अधिकार होते थे, दादाजी डिसाइड करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता था। अधिकारों का केंद्रीकृत होना, एक ही या कुछ एक व्यक्तियों के पास अधिकारों का डिसीजन पावर होना, अधिकारों का केंद्रित होना, यही क्या है, केंद्रीकरण है, ठीक है। विकेंद्रीकरण क्या, सिंपल सी बात है, अधिकारों का बिखराव होना। अब बांट दिया कि भाई ये डिसीजन तुम लो, ये डिसीजन तुम लो, समझ रहे हो आप। जैसे किसी भी फैक्ट्री में डिपार्टमेंट होते हैं ना, भाई ये सेल्स वाला है, ये परचेज वाला है, ये कैश वाला है, तो उनके व्यक्तियों को अधिकार दे दिया कि ये अधिकार तुम डिसीजन तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। जबकि केंद्रीकरण में क्या होता है, अधिकारों का केंद्रित होना, भाई वही है सर्वे सर्वा, मोदी जी अमित शाह जी, है ना, केंद्रीकरण, समझ गए। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि केंद्रीकरण अच्छा है कि विकेंद्रीकरण अच्छा है। भाई प्रबंध के सिद्धांत आप हमें समझा रहे हो, विच वन इज बेटर। तो ये देखिए सिचुएशन के अनुसार होगा, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे केंद्रीकरण अच्छा है, और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा काम है, तो वहां पे विकेंद्रीकरण ज्यादा अच्छा है। तो वो सिचुएशन के ऊपर है, ठीक है ना, परिस्थिति के ऊपर है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट 7वें नंबर पे है सोपान श्रृंखला, पदानुक्रम का सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलर चेन। क्या होता है ये, समझाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई संस्था है, जैसे कपिलांश एकेडमी संस्था है, उसका जो जनरल मैनेजर है या सीईओ बोल दीजिए, वो कौन है, ए है, ए के अंडर में बी है, बी के अंडर में सी है, फिर डी है, फिर ई है, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो ए को संदेश पहुंचाना है ई तक, कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो डायरेक्ट ए ई से बात नहीं करेगा, वो पहले बोलेगा बी को, फिर बी बोलेगा सी को, फिर सी बोलेगा डी को, और फिर डी बोलेगा ई को। वैसे ही मान लो डी को कोई बात पहुंचानी है ए तक, तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, पहले डी बोलेगा सी को, फिर बी को, और फिर बी पहुंचाएगा ए को। ये क्या है, एक तरह से औपचारिक संगठन होता है ना, वहीं पे तो होती है ये चीज। इसी को तो बोलते हैं लंबवत संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन, यही है सोपान श्रृंखला। लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर आएगा समझ में। आइए, किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी व कर्मचारी दोनों होते हैं, ठीक बात है।
उच्च पद से निम्न पद तक की श्रृंखला को सोपान श्रृंखला कहते हैं। यही तो है, ये जो श्रृंखला है ये सोपान श्रृंखला है। ये उच्च पद का अधिकारी है, ये नीचे वाले कर्मचारी है। अच्छा ठीक है। संगठन में संप्रेषण एवं अधिकारों का प्रवाह एक निर्धारित क्रम में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई यहां से यहां तक जाना है तो फिर वो इसी सीक्वेंस में होके जाएगा, और ये टूटनी नहीं चाहिए। यही सिद्धांत क्या है? सोपान श्रृंखला का सिद्धांत है, स्केलर चेन है। ये टूटना नहीं चाहिए। समझ गए आप? भाई इसी फ्लो में बहना चाहिए, भाई पहले यहां फिर यहां फिर यहां। दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे आपको। इसमें लंबवत संप्रेषण की अनुमति है। ये जो मैंने आपको समझाया ना, लंबवत संप्रेषण, जैसे ऊपर से नीचे की ओर होता है, जो मैंने डायग्राम में भी आपको समझाया था, उसी को क्या कहते हैं? अधोमुखी कहते हैं। ऊपर से नीचे या अधोमुखी। इसमें क्या होता है? अधिकारी से अधीनस्थ की ओर संप्रेषण होता है, और अधिकारी अधीनस्थ को क्या देगा? आदेश देगा, नियमों का प्रवाह करेगा। सही बात है। ये हो रहा है ऊपर से नीचे। ये देखिए मैंने एरो भी इसी डायरेक्शन में बनाया है। अब वैसे क्या नीचे से ऊपर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसको ऊर्ध्वगामी बोल देंगे। और ये होगा अधीनस्थ से अधिकारी की, अधीनस्थ से अधिकारी की तरफ। जिसमें क्या होगा? अधीनस्थ क्या देगा अधिकारी को? शिकायत दे देगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगा, सजेशन देगा कि भाई ऐसे होना चाहिए। तो ये क्या है? लंबवत संप्रेषण है। और हेनरी फ्योल साहब ये कह रहे हैं कि इसकी पालना होनी चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली है कि विपरीत परिस्थितियों में, आकस्मिक परिस्थितियों में तोड़ा जा सकता है। जैसे ए के अंडर में है बी और ए के अंडर में है डी, बी के अंडर है सी और डी के अंडर है ई। अब बात करनी है डी को ई से। अब पैटर्न तो क्या होगा? पहले सी बोलेगा बी को, फिर बी बोलेगा ए को, और फिर ए बोलेगा डी को, और फिर डी बोलेगा ई को। तब सी का मैसेज ई तक पहुंचेगा। भी सोपान श्रृंखला का सिद्धांत तो ये कहता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, क्योंकि जब ये सिद्धांत आया था सोपान श्रृंखला का, तब इसका हेनरी फ्योल का विरोध हुआ था कि यार ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। मान लीजिए ई को ऐसे बात करनी है तो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी नहीं हो गई? तो इसका विरोध किया लोगों ने। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा कहा कि भी ऐसे कर सकते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति हो, आपातकालीन परिस्थिति हो, और फटाफट से मैसेज देना है, तो इस श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल विपरीत परिस्थितियों में ही, है ना, आपातकालीन परिस्थितियों में। और जो ये सिद्धांत टूटता है, इसमें क्या होता है? वर्टिकल नहीं होता है, क्षैतिज संप्रेषण होता है, फिर हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि सी ने फिर डायरेक्ट ई से बात कर ली। तो ये क्या है? इसका अपवाद है सोपान श्रृंखला का, और इसी को क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक थ्योरी बोलते हैं इसको। आपातकालीन परिस्थितियों में ये क्या है? सोपान श्रृंखला का अपवाद है। ठीक है, आगे बात समझो। आइए समझाते हैं आपको। गैंग प्लैंक सिद्धांत आपातकालीन परिस्थिति में निर्धारित श्रृंखला को तोड़कर प्रत्यक्ष संप्रेषण, इसमें क्षैतिज संप्रेषण होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। अगर आप मेरी सारी क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, और क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा मैं, है ना। और क्लासेज आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहता है। अब आप लोग केवल वीडियो देख लेते हो, कोई रिस्पॉन्स देते नहीं हो, तो हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत तो होती ही है। जब थोड़े से अच्छे कमेंट आते हैं तो लगता है कि चलो भाई समझ में आ रही है, और नेगेटिव आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम आगे से सुधार तो करें उन चीज़ों में। तो आ गया समझ में सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत, और इंग्लिश में स्केलर चेन कहते हैं। नेक्स्ट, सहयोग की भावना का सिद्धांत। अब कॉमन सेंस वाली बात है, कर्मचारियों में एकता व सहयोग की भावना हो, अन्यथा समन्वय की कमी होगी, उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे संस्था के। अब आप खुद सोचिए, वे मिलजुल के काम करेंगे, कोऑपरेट करते हुए काम करेंगे, सहयोग की भावना रहेगी, तो बेटर रिजल्ट मिलने हैं।
बस इतनी सी बात है, सहयोग की भावना का सिद्धांत। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अब नाम से ही पता चला इनमें समझाने का कुछ नहीं है भाई, सामूहिक हितों को ध्यान में रखना है आपको। ये प्राथमिकता होनी चाहिए, और व्यक्तिगत हित का आपको त्याग करना है, बस इतनी सी बात है। कर्मचारियों को प्रतिफल। अब ये क्या कहता है भाई, कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था में काम कर रहा है तो उसको उचित प्रतिफल मिलना चाहिए ना, और प्रतिफल इतना होना चाहिए कि संस्था की क्षमता भी होनी चाहिए, उसको देने की क्षमता के भीतर ही होना चाहिए, वरना फिर ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। और कर्मचारी को उतना प्रतिफल मिलना चाहिए ताकि वो बिल्कुल फ्रीडम से मन लगा के काम करे, वरना उसका भटकाव रहेगा, भाई यहाँ पैसे कम मिल रहे हैं तो यहाँ छोड़ के वहाँ पे ज्वाइन कर लूँ, दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लूँ। ठीक है ना। इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि उनका जीवन तर्कसंगत हो सके, भुगतान सीमा में होना चाहिए, और भुगतान इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि फिर ऑर्गेनाइजेशन ही लॉस में चला जाए। तो यह है कर्मचारियों को प्रतिफल का सिद्धांत। 11 नंबर पे व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है, आसान भाषा में आप में से या हम सभी को ले लीजिए, आप जैसे घर से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि दरवाजे के पास हमारा एक की चेन होता है जहाँ पे हम चाबी वाबी लगा देते हैं स्टैंड पे। जैसे ही बाइक निकालनी है तो फटाफट गेट के पास से चाबी उठाई और फटाफट बाइक निकाल दी, ढूंढना नहीं पड़ा हमें कि चाबी कहाँ पे है। और कभी कभी हम चाबी को कभी टेबल पे रख देते हैं, कभी कहाँ रख देते हैं, फिर कभी कभी परेशान होना पड़ता है, चाबी मिलती नहीं है। बस ये सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत। व्यक्ति और वस्तु उचित समय पर उचित स्थान पर होने चाहिए। समझ गए क्या, चाबी वाला उदाहरण ले लीजिए आप, वे उचित समय और उचित स्थान पे है तो समय कम लगेगा, व्यवस्था बनी रहेगी, रिजल्ट बेटर आएंगे। यही है व्यवस्था का सिद्धांत। समता का सिद्धांत। अब जैसे मान लीजिए दीपावली का बोनस दिया जा रहा है, अब एक कर्मचारी को तो आपने बोनस दे दिया, कपड़े दिए, मिठाइयाँ दी और कुछ कैश भी दिया, और जबकि दूसरे कर्मचारी को आपने कैश नहीं दिया, केवल मिठाई दी, कपड़े दिए, तो ये निष्पक्ष नहीं हुआ ना। जब उन कर्मचारी को पता चलेगा तो फिर मन में कहीं ना कहीं होगी कि ये भेदभाव क्यों। कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, सभी के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी तो फिर सहयोग की भावना आएगी, तभी मिलजुल कर कार्य करेंगे, उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। यही है समता का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर पे, देखिए कर्मचारियों की स्थिरता का सिद्धांत। कर्मचारियों की आवृत्ति न्यूनतम किया जाना चाहिए। क्या मतलब है ये स्थिरता का सिद्धांत, इसमें ये कह रहे हैं हेनरी फ्योल महोदय कि किसी भी कर्मचारी को आप ले रहे हो तो उसकी जो चयन की प्रोसेस है वो बढ़िया होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, ताकि योग्य कर्मचारी आपको मिल सके, पहली बात। ठीक है। और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, अच्छा प्रतिफल दीजिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाए। वरना आपने देखा होगा ना कि कर्मचारी आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर दूसरा कर्मचारी आता है तो उसकी ट्रेनिंग में फिर ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होता है। तो ये सिद्धांत यही कहना चाह रहा है कि कर्मचारियों की आवृत्ति न्यूनतम किया जाना चाहिए, इस दृष्टिकोण को रखते हुए कार्य किए जाने चाहिए। यही है कर्मचारियों की स्थिरता का सिद्धांत, ताकि संस्था में कर्मचारी बना रहे और काम प्रॉपर तरीके से हो। अब कर्मचारी आते जाते रहेंगे तो फिर नए कर्मचारी को सिखाना पड़ेगा, और जो कर्मचारी छोड़ के गया, जो उस पर मेहनत की संस्था ने, जो खर्चा किया, वो वेस्ट हो गया, फिर नए कर्मचारी को दोबारा से सिखाओ। तो कुछ इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कर्मचारियों में स्थिरता रहे। नेक्स्ट, पहल क्षमता। कर्मचारियों को सुधार के लिए अपनी स्वयं की योजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी तो पहल करेंगे ना, कुछ नए तरीके सोचेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। तो यह है पहल क्षमता। अब देखिए समझना बात को, अब ये 14 सिद्धांत है ना, मुश्किल से 2-3 सिद्धांत है समझने के, बाकी तो केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि ये भी सिद्धांत होता है क्या। क्यों रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है,
हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है, तब यहाँ पे जरूरत आपको महसूस हो सकती है कि अच्छा पहल क्षमता का भी एक सिद्धांत है। समझ गए आप? तो ये सिद्धांतों के नाम, बाकी तो कॉमन सेंस से आप समझ जाओगे। बाकी जहाँ समझाने की बातें थी वो मैंने आपको शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब ये नोट्स आप अपने हाथों से बनाएं, इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड हो गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप में और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो हमारे आज कितने हो गए सिद्धांत? 14 सिद्धांत हो चुके हैं। देखिए मैं वापस अपने ब्लूप्रिंट पर आपको लेकर आता हूँ। यहाँ से हमने चर्चा को शुरू की थी, प्रबंध के सिद्धांतों का वर्गीकरण हमने किया था, जिसमें हमने प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद वाले सेशन में हम ये करेंगे और फिर उसके बाद वाले सेशन में संपूर्ण को कवर कर लेंगे, ताकि मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको इसको देनी है, फिर इसको, फिर उसके बाद आपकी क्षमता बचे तो फिर बाकी को देनी है। ठीक है ना? पीडीएफ आप ले लेना, और कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर हम हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज भी हमारी चल रही है, लिंक प्लेलिस्ट का दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और सबके टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप इसको भी आप देखें, ताकि बेहतरीन प्रैक्टिस होगी तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। और किसी को पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा कि पीडीएफ वगैरह कोई फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।